नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ एक बार मैं विपिन भट्ट फिर से जी हां लेकर आए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन आवाज समाचार, क्योंकि अब दिन के ज़्यादातर हैपनिंग्स हो चुके हैं ख़त्म और अब दिन की खबरों को कंसोलिडेट और कंक्लूड करने का वक्त है। राजनीति से भरा दिन रहा, बहुत सारा हुआ और इधर मार्केट ने बड़ा जोरदार हाई आज लगाया है। निफ्टी नए लेवल पर पहुंचा है। ये सारी खबरें हैं आपके लिए, अगर आप कुछ भी दिन भर में मिस कर गए तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी, निफ्टी की हुई रिकॉर्ड क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रही जोरदार खरीदारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कोर्ट खुद देखेगा चुनाव के बैलेट पेपर्स। हॉर्स ट्रेडिंग को बताया गंभीर मामला, कल फिर होगी मामले की सुनवाई। सरकार ने किसानों के सामने रखा 3 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव। किसानों ने जवाब देने के लिए मांगा 2 दिन का वक्त। आज हम यहां विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी, पीएम मोदी ने किया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यूपी को दी 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। योगी बोले सुनिश्चित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने शुरू किया जनसंवाद। अमेठी के गांव में यात्रा के जरिए सुन रही है ग्रामीणों की बात। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का बयान, कहा कहीं नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। नकुलनाथ के भी पार्टी छोड़ने की बातों का किया खंडन। लेकिन एक बड़ी खबर आज आई सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बैलेट पेपर्स मांगे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर वो खुद देखेंगे, साथ ही काउंटिंग का वीडियो भी कोर्ट ने मांगा है। कल दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर एक्स का निशान लगाने की बात मानी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हॉर्स ट्रेडिंग पर चिंता जताई और इसे गंभीर मामला करार दिया है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, लेकिन अमेठी की, जहां पर सियासी पारा आज हाई रहा। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन संवाद विकास यात्रा निकाल दी। स्मृति ईरानी अमेठी के गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रही हैं। वहीं राहुल गांधी अमेठी के बाबूगंज में रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार से अमेठी की जनता आक्रोशित है। वायनाड में राहुल ने अमेठी के लोगों के लिए कहा कि उनमें समझ नहीं है। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से। इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है। तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभा में कई हमले किए बीजेपी पर। उन्होंने प्रधानमंत्री पर धर्म जाति के नाम पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक्टर्स दिखे, बिजनेसमैन दिखे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं दिखी, क्योंकि दलित समाज से आती है। इसके साथ ही राहुल ने किसानों को एमएसपी देने का वादा भी दोहराया। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति
आदिवासी हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पर किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इधर साफ किया कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत ही चल रही है। सीटों के बंटवारे के लिए सूचियों का आदान प्रदान हुआ है। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कल बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने तीसरे टर्म की गारंटी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 100 दिन नई ऊर्जा और नए जोश के साथ काम करने के हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले 100 दिन में हर नए वोटर, हर लाभार्थी, हर वर्ग, हर समाज तक पहुंचना है और सबका विश्वास हासिल करना है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी दी। उन्होंने एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा दिया और कहा कि दुनिया के बाकी देश भी बीजेपी की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अभी बाकी है, लेकिन उनके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के निमंत्रण विदेशों से आ गए। भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है, जबकि विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। मोदी की हुंकार, विपक्ष में हाहाकार, 7:57 पर। सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। कल चंडीगढ़ में देर रात खत्म हुई सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक काफी सकारात्मक माहौल में हुई। सरकार की तरफ से किसानों को कुछ प्रस्ताव दिए गए, जिसमें सरकार दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है। 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए।
सरकार और किसानों के साथ बातचीत पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या लगता है, बात बनती दिख रही है? सरकार ने 3 फसलों को एमएसपी पे लेने का प्रस्ताव दिया है, 5 साल की गारंटी की बात हो रही है। किसान भी कह रहे हैं कि हम एक बार सलाह मशवरा कर लें, आपस में 2 दिन का वक्त माना है। तो चीजें पॉजिटिव दिख रही है। क्या लगता है, ये हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर के पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत लगातार जारी है। अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल देर शाम को सरकार की किसानों के साथ फिर बैठक हुई। सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा। सरकार ने कहा कि वो दालें, मक्का और कपास को लेकर के एमएसपी लागू करने के लिए तैयार है। सरकार उनको गारंटी देने के लिए तैयार है कि 5 साल तक अगर वो क्रॉप का अपने डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, दालें, कपास और मक्का उगाते हैं, तो सरकार उनकी खरीदारी करेगी। नेफेड और एनसीसीएफ मिलकर के ये खरीदारी करेंगे। जो किसान हैं उन्होंने भी इस मुद्दे के ऊपर थोड़ी बहुत सहमति जताई। किसानों ने कहा कि हम अपने किसान यूनियन के साथ एक बार और जो भी एक्सपर्ट है उनसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद किस सरकार को इस पर ऊपर जवाब देंगे। लिहाजा किसानों ने अपने आंदोलन को 2 दिन के लिए स्थगित कर लिया है। कल शाम तक किसान सरकार को अपने जवाब दे देंगे। दोनों पक्षों के बीच में ऑलरेडी कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सहमति बनती हुई नजर भी आ रही है। तो लगता है कि कुछ दिनों में किसान आंदोलन भी खत्म हो सकता है। जी शुक्रिया असीम। तो देखिए, सकारात्मक है चीजें, उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 दिन में सहमति बनती हुई दिखाई दे। अब बात करते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति, राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य विशिष्ट लोग शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में एक ऐसा माहौल बना है जिससे हर तरफ से विकास की खबरें हैं सामने आ रही हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमें एक विकसित यूपी जरूरी है। आज हम यहां विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना झपटी, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी का नया फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल। उन्होंने बताया कि यूपी को अब तक करीब 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। योगी ने कहा कि यूपी में निवेश यानी सुरक्षित निवेश। उत्तर प्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल, हर एक व्यक्ति की जवाबदेही है और नीतियों में पारदर्शिता भी। उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में एफडीआई
और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है। चलिए, तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन एक बार से फिर किसान आंदोलन की बात करेंगे, जहां पर किसान आंदोलन पे अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, लेकिन इसका एक दूरगामी असर भी पड़ रहा है और वो पड़ रहा है अन्य व्यापारों पर। किसान आंदोलन का दूसरे भले ही अब तक किसी हमने देखा नतीजे पर नहीं पहुंचा, बातचीत है, सकारात्मक भी है, लेकिन इसका असर अब धीरे धीरे राजधानी दिल्ली की बात करें तो उसके जो छोटे उद्योग हैं उन पे पड़ने लगा है। राजधानी के उद्योग क्लस्टर्स में कच्चे माल की और अन्य पार्ट्स की और स्पेयर्स की और इन तरह की चीज़ों की कमी होने लगी और आने वाले दिनों में एक अनुमान के मुताबिक कई हजार करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के चांदनी चौक में यह है साइकिल बाजार। यहाँ पर साइकिल असेंबल और रिपेयर के लिए ज्यादातर माल पंजाब से आता है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते मामला ठप पड़ा है और किसी और रास्ते से माल मंगाए तो बहुत महंगा पड़ रहा है। इस करंट आंदोलन से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। कस्टमरों का आना जाना रुक गया है और हमारा माल नहीं जा पा रहा। दिल्ली में पिछले हफ्ते 10 दिन से सड़कें खाली हैं, क्योंकि लोग हवा भी बना हुआ है कि किसान आंदोलन चल रहा है तो लोग सड़कों पे भी नहीं निकल रहे। इस वजह से ग्राहक कम है। सिर्फ साइकिल ही नहीं, टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल और मसालों से लेकर प्रोसेस फूड तक कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पंजाब पर काफी ज्यादा निर्भरता है। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के उद्योग संघ PhD चैम्बर के मुताबिक इस आंदोलन से हर दिन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोग यहाँ अलीगढ़ से दिल्ली आते हैं माल लेने के लिए, तो बाई कार आते हैं, बाई रोड आते हैं, तो रोड वहाँ जाम की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि हम लोग ने अपना प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने 2 दिन बाद बना के शायद कुछ हो, शायद सरकार की तरफ से कुछ हो, तो 2 दिन बाद फिर पोस्टपोन हो गया। सर 2 दिन करके करीबन 8 दिन हो गए और मेरे को मजबूरी मर अभी ट्रेन से आना पड़ा। फिर यहाँ पर दिल्ली में कारोबार पर काफ़ी असर पड़ रहा है सर। MSP गारंटी और कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत विफल रही है और किसानों को राजधानी आने से रोकने के लिए सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। नतीजा, राजधानी के उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी देखी जा रही है। इधर व्यापारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि सरकार गलत है या फिर किसान, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चला तो नुकसान उनका होगा। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए, तो ये किसान आंदोलन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे बाजार की, जहां पर आज एक जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार में लगातार 5वां दिन था जब तेजी रही। इसी के साथ निफ्टी की भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई और निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई भी बनाया। तो आज अंत में सेंसेक्स 282 पॉइंट चढ़कर 72,708 पर, तो निफ्टी 82 पॉइंट चढ़कर 22,122 पर बंद हुआ। हमारे साथ हैं यतिन, हम उनसे थोड़ी और बातचीत करेंगे। तो यतिन, आज के मार्केट में नो डाउट एक बढ़िया तेजी थी, तो इस तेजी में कौन से शेयर्स झूमते हुए नजर आए और कहां पर थोड़ा मातम रह गया? तो आज अगर हम देखें तो ग्रासिम निफ्टी का टॉप गेनर बना और इसी के साथ बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में भी जम के खरीदारी रही। सिप्ला भी लगभग 2% की तेजी के साथ बंद हुआ रिकॉर्ड लेवल्स पे। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली सम प्रॉफिट टेकिंग एल&टी और SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में दिखाई पड़ी। कोल इंडिया, क्योंकि ई ऑक्शन के जो दाम है वो गिर चुके हैं, ये बयान के बाद शेयर में लगभग 4% का डिक्लाइन आपने देखा और विप्रो में भी थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन सारा का सारा एक्शन आज मिड कैप शेयरों में था। बहुत सारे काउंटर्स जैसे कि MRPL 18% ऊपर चढ़े। इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्तों में ही MRPL के शेयर में 50 से 60% के रिटर्न हमने देखे हैं। JBM ऑटो 18% ऊपर, आर्चिन केमिकल, रेन इंडस्ट्री जैसे केमिकल शेयरों में भी आपने 8 से 9% की तेजी देखी है। फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होम फर्स्ट फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल और 5 स्टार फाइनेंस जैसे NBFC काउंटर्स में दिखाई पड़ी और सेंचुरी प्लाई में भी आज आपने 3% तक के कट्स आते हुए देखे। जी, तो ये आज के बाजार की बात थी, लेकिन आज के बाजार में तेजी का जो माहौल था, इस पे CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर का अनुज सिंघल का कहना है कि अभी निफ्टी बैंक की तेजी के बाद बाजार में और ज़्यादा तेजी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज बाजार में इलेक्शन रैली की शुरुआत हुई और कुछ दिन बाद 22,500 का स्तर भी दिख सकता है। ऑल टाइम हाई पर मार्केट, बहुत शानदार मूव रहा मार्केट के लिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि पिछले बार जो हमने ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद से इस बार ऑल टाइम हाई लगाने में सिर्फ लगे 11 दिन। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में मार्केट निफ्टी 22,126 वाला गिरकर 21,530 तक आया।
21,530 तक वो जिस पेस से आया उससे डबल पेस में 21,530 से फ्रेश ऑल टाइम हाई, और कुल मिलाकर 5 दिन लगे मार्केट को, 6 दिन लगे मार्केट को इस करेक्शन में, 5 दिन लगे मार्केट को इस करेक्शन को पूरी ख़त्म करने में और नया ऑल टाइम हाई लगाने में। ये क्या बता रहा है आपको कि हम एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में हैं, जहाँ पर मार्केट अब तैयार है 22,000 के ऊपर ट्रेड करने के लिए। 2 बार मार्केट पहले इस लेवल के ऊपर निकल चुका था, दोनों बार टिक नहीं पाया था, इस बार मार्केट टिकने को तैयार है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि HDFC बैंक के पार्टिसिपेशन के बिना मार्केट का चलना। आज के ट्रेड में भी HDFC बैंक ने 1% का साथ नहीं दिया, इनफैक्ट नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बावजूद मार्केट चला क्योंकि मार्केट को नई लीडरशिप मिल रही है। रिलायंस फॉर एग्जांपल एक बड़ी लीडरशिप ले रहा है। ऑटो स्टॉक्स में एक वन वे रैली है। बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स अगर आप लार्ज कैप में देख रहे हैं, या फिर अगर आप F&O स्टॉक्स में देख रहे हैं, तो बॉश जैसे स्टॉक, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर बहुत तगड़ा मोमेंटम है। IT में आज जरूर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन अदरवाइज ये इंडेक्स काफ़ी स्ट्रांग रहा है। और उसके अलावा आप अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे तो सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस मोस्टली, सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए और सिर्फ निफ्टी IT को छोड़ दीजिए, तो सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस लाइफ टाइम हाई पर हैं। जबकि आपके 2 सबसे बड़े सेक्टोरल इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी IT लाइफ टाइम हाई पर नहीं है। अगेन ये आपको बता रहा है कि मार्केट में इस समय मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। जहाँ तक बात यहाँ से आगे क्या उसकी है, तो मार्केट में अब एक प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हुई है। इनफैक्ट मैं आज के इस मूव को एक प्री इलेक्शन रैली से जोड़ूंगा, और मेरा ये मानना है कि आगे जाते हुए आपको 22,500 शायद इसी सीरीज़ में देखने को मिल जाए, जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है। और मार्च सीरीज़ में फिर वो जो हमारा मैजिकल एक नंबर है निफ्टी पर 2, 3, 4, 5, 6, उसके भी दर्शन होंगे। स्ट्रैटेजी आपकी यही रहनी चाहिए कि आप खुद ना निकलें इस मार्केट से, मार्केट को निकालने दें वाया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और इस समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका हो जाना चाहिए करीब करीब 21,950 से 22,000 क्लोजिंग बेसिस पर। वैसे मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा उसके दर्शन होंगे जिस तरीके से मार्केट में इस समय स्ट्रेंथ है। राइट, तो ये था मार्केट के लिए। आगे आपको कैसा रुख अपनाना है, कैसे देखना है, उस पर अनुज सिंघल अपनी राय दे रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। वो कश्मीर घाटी में रेल नेटवर्क के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम, और ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ गई हैं सीधे JNK से हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। दीपाली, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं कल प्रधानमंत्री के? देखिए, अगर कल के दिन की बात करें विपिन जी, तो जम्मू कश्मीर के लिए काफी इम्पोर्टेंट ये दिन रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री को करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो प्रोजेक्ट्स हैं, या तो उसे वो उद्घाटन करने जा रहे हैं या फिर उनकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो रोड, रेल, हवाई, इसके अलावा सड़क, मतलब हर एक बड़े सेक्टर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर में, श्रीनगर में, और यहाँ के लिए कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल लिंक है जो कि उधमपुर कटरा रेल लिंक है। उसमें एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है बनिहाल से संगलनाथ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और कश्मीर में कल पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएगी इस पूरे सेक्शन पर, जो कि 48 किलोमीटर का है। अगर इस स्ट्रेच की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा स्ट्रेच बनाया गया है। तो एक जो कनेक्टिविटी की बात की जाती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी सरकार रेल को ले जाना चाहती है, तो उस तरफ ये काफी अहम कदम साबित होगा। ओवरऑल जितनी भी परियोजनाएं हैं, ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे। शिक्षा की बात करूं तो कल जम्मू में IIT और IIM का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा 1500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रोजगार पत्र भी मिलेंगे, सरकारी फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो आप जिस भी बड़े सेक्टर पर नजर डालेंगे, कल जम्मू कश्मीर को उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। जी, तो JNK से ये हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जो वहाँ पहुँची हुई है इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये कार्यक्रम हमें बताने के लिए। इधर कल पूरा डिटेल उनसे और जानेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को छठी बार समन भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने के कारण ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लगातार समन जारी करने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतज़ार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के बाद। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।